नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें खास तौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों की कि आखिर कहां पर किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस वक्त आज चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, कहां पर कौन सा नेता आज अपना नामांकन करेगा। इसके अलावा तमाम अन्य खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन न्यूज़ एट 10 की शुरुआत कर लेते हैं 10 बजे की सुर्खियों के साथ। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र और तेलंगाना में भरेंगे हुंकार। वहीं अमित शाह पश्चिम बंगाल में तो राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर पार्टी के भीतर और बाहर सियासत गर्म। आज जेडीएस कोर ग्रुप की बैठक में हो सकता है प्रज्वल के निलंबन का फैसला। बीजेपी ने कहा राजनीति ना करे कांग्रेस पार्टी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल आज मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भरेंगे नामांकन। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज भरेंगी पर्चा। हिंजली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दाखिल करेंगे नामांकन। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुना सकता है अहम फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में पुलिस पर फायरिंग। 4 अधिकारियों की हत्या। वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने गए थे टास्क फोर्स के अधिकारी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई को मैच जीतना जरूरी। तो ये तो थी तमाम सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की। और चलिए चुनौती में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो आ रही है कर्नाटक से, जहां पर यौन उत्पीड़न के आरोपों में बुरी तरह फंस चुके जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर आज उनकी पार्टी कोई अहम फैसला ले सकती है। दरअसल जेडीएस में प्रज्वल के निष्कासन की मांग जोर पकड़ रही है, और इन सब के बीच आज हुबली में अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी कर रही है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार पहले ही एसआईटी के गठन की घोषणा कर चुकी है, और अब ये सरकार और एसआईटी की जिम्मेदारी है। तो प्रज्वल रेवन्ना पर इस वक्त कुमारस्वामी का बयान आया है कि गलती की है तो कानून का भी सामना करना होगा। मैं रेवन्ना को पारिवारिक सदस्य के रूप में संरक्षित नहीं करूंगा, ये बड़ा बयान दिया गया है कुमारस्वामी की तरफ से। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो का प्रसारण भी गंभीर अपराध है, और वायरल वीडियो से निर्दोष महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गठबंधन को खत्म करने की नाकाम साजिश है, इससे उम्मीदवारों की जीत पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये पूरा बयान इस वक्त सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित महिलाओं को इंसाफ जरूर मिलेगा, ऐसा कहना है कुमारस्वामी का। और देवगौड़ा और मुझ पर भरोसा रखें। I don't want to protect him as our family member, but I am demand now also if he has done mistake by misusing his power or by forcing someone, then he has to face the consequences. That is my answer for that. जेडीएस प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल मामले में भाजपा की ओर से अब सफाई भी सामने आ चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा गठबंधन से जुड़ी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के चयन के लिए निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सीट से चुनाव लड़ने वाली पार्टी के पास है। सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब जिम्मेदारी संबंधित पार्टी पर आ चुकी है।
कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों को प्रत्याशी चयन का निर्देश देती है? अगर हां, तो उन्हें इसे खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। और लोकसभा चुनावों के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त तेज हो चुका है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मालशिरस, उस्मानाबाद और लातूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तेलंगाना के जहीराबाद में भी एक जनसभा को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहां से भाजपा प्रत्याशी बीवी पाटिल और मेदक से भाजपा प्रत्याशी एम रघुनंदन राव के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं तेलंगाना की जहीराबाद सीट पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीवी पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है। पाटिल ने बीआरएस पार्टी छोड़कर कमल का हाथ थामा है। पीएम मोदी जहीराबाद में मंगलवार को एक चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे। वहीं डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने हैदराबाद में पाटिल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका लोकसभा चुनावों को लेकर के, आपको सुनाते हैं। 2 बार बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अब बीबी पाटिल ने ज्वाइन की है बीजेपी और वो मनाना चाहते हैं हैट्रिक जहीराबाद से। मेरे साथ है बीबी पाटिल, आइए उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। क्या वजह रही कि आपने 2 बार जीतने के बाद पार्टी चेंज की? पिछले 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के मदद से राज्य सरकार में हो या तो जहीराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हुए। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जी एक विजनरी इनोवेटिव लीडर है, इसलिए जो उनकी अच्छी सोच है, अच्छी विचार है, उसके साथ जाने के लिए और तेलंगाना का विकास के लिए हमें ये डिसीजन लेके आगे काम करने को चालू किया हूँ। आपने बीआरएस और बीजेपी में बेसिक डिफरेंस क्या देखा? बीजेपी एक नेशनल पार्टी रहने के बाद उनका एक विजन बहुत बड़ा विजन रहता है। उसमें बड़े बड़े सोच अपन रख सकते हैं और नेशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज़ है वो अच्छी तरीके से काम करके हमारी जनता के लिए उसमें अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। ये सोच हमारे सामने है। प्राइम मिनिस्टर की रैली आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है जहीराबाद में, वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? डेफिनेटली भारत देश पूरा बीजेपी तरफ ध्यान दे के काम कर रहे हैं। हर एक चाहते हैं कि बीजेपी का फिर से गवर्नमेंट आना चाहिए, फिर से और एक बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इसलिए भारत देश डिसाइड हो गए। इसलिए आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस हो जाएंगे उसमें तेलंगाना के लिए जो सभा हो जाएंगी वो गेम चेंजर हो जाएंगी, हमारे लिए भी और हमारे तेलंगाना के सभी पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएंगे और सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है इस वजह से। तो ये थे बीबी पाटिल जो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उनका कहना है ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की जो मौजूदगी है जहीराबाद में वो इनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ हैदराबाद। और इसी बीच चलिए सीधा रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं जो आ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि नारायणपुर में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। जहां पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच इस मुठभेड़ चल रही है और जहां पुलिस फोर्स ने अभी तक 4 नक्सलियों को मार गिराया है और साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है तो ऐसे में नक्सली जो है वो नक्सलवाद फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर इस वक्त पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है, साथ ही काफी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सोमेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आपको मैं पूरी जानकारी बताना चाहूंगा। आज सुबह 5 बजे एक बड़ा इनकाउंटर चल रहा है और बस्तर के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच से कई जगहों पर घेरा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के गार्ड, डीआरजी और एसटीएफ की टीम अबूझमाड़ के जंगलों में मौजूद है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग अभी भी चल रही है और इस काउंटर में अब तक 4 नक्सलियों को
ढेर किया जा चुका है। जो बस्तर के आईजी है सुंदरराज, इन्होंने घटना की पुष्टि की है। जो हमारे पास जानकारी है, नारायणपुर जिले में जवान नक्सलियों की मौजूदगी का उस इलाके में सर्चिंग के दौरान गए हुए थे। उसी समय यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगातार यह मुठभेड़ जारी है। तो यह अभी साफ स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया कि और भी कितने लोग हैं, लेकिन यह पुष्टि हो चुकी है कि इस घटना में 4 जो नकली है उनको मार गिराया है। एक दिन पहले ही जो दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर 23 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया था और पुलिस अधिकारियों ने ये बताया भी था कि आत्मसमर्पण करने वाले नकली भैरमगढ़ एरिया के कमेटी में सक्रिय थे और उन्होंने ये भी बताया थे नकली पुलिस के पुनर्निवास अभियान लोन जो बराटू है उससे प्रभावित थे तथा माओवादियों के जो विचारधारा थे इनको लगातार ये नकली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जून 2022 से शुरू किए गए जो पुलिस के लोन बराटू अभियान है, अभियान के तहत अब तक 177 नकली जिनके ऊपर इनाम था वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं और लगातार जो बस्तर जो इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में कहीं ना कहीं नकली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी जारी था। और अब तक नारायणपुर जो जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, 4 नकलियों को जवानों ने मार गिराया। जी सुमेश, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां भी इस वक्त वहां पर चल रही हैं और ऐसे में जवानों के सामने एक बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराना और नक्सली जो है कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और तीसरे चरण को लेकर मतदान होना है। बस्तर का जो इलाका है, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये वो इलाके हैं कहीं ना कहीं नक्सलियों का इस इलाके में खौफ रहता था। लेकिन पुलिस लगातार इस इलाके में लगातार नक्सलियों को खदेड़ रही है, लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर इलाके में जो नक्सलियों की मौजूदगी थी, अभी कुछ दिन पहले जो कांकेर इलाके में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं से जो नक्सली है, जो स्थानीय लोगों को ये कहते हैं कि आप मतदान करने ना जाए, बड़ी संख्या में वहां पर पंपलेट के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। लेकिन इस जो बस्तर के चुनाव में लोग बड़ी संख्या में लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जो सुरक्षा बलों को यहाँ पर सफलता मिल रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया,
2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया, और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। मित्रों, उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम है। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आवाज भाई। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर बंद करो भाई, आवाज ठीक करो। पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। आपने चूंकि कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। मैं यहाँ अभी रहने दो, कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बंद करो भाई। तो एक गैर जी अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो, इस देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। नारा लगा रहे हैं, उसमें लक्ष्य रखे हैं, उसमें कर्नाटक की बात भी आपने कही है। कर्नाटक में आपके सहयोगी जेडीएस के एक नेता रेवन्ना के कई आपत्तिजनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं।
वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृह मंत्री जी, एक कांग्रेस फेस्ट में जो सिविल कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए स्थान दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है, नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर ये धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की, माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए। इतना ही बचा है अब। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे, मालूम पड़ जाएगा। हम ही जीत कर आने वाले। थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत रखो। समान नागरिक संहिता। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं। उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास जी, 100 दिन होंगे, मालूम पड़ जाएगा। हम ही जीत कर आने वाले। थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत रखो। समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी। वो आपकी एक कल्पना है। हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या विचार है आपके? देखिए, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि
रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। और आप सभी का इतनी सुबह यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ बोलिए। फ्रॉम टाइम है सर। असम में चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, तीसरे चरण चलेगा। भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है। हिमंत विश्व शर्मा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले। इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। सर, असम की कई कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। अमित भाई, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है, अपीसमेंट करे। आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का यह कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम पे नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी। वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे। और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। अमित जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप उनके बढ़ने की दुआ कर रहे हैं और केजरीवाल की पत्नी कह रही हैं कि जेल में बीजेपी उनके पति को मारने की कोशिश कर रही है। चलिए, ऐसी चीजें आपके अलावा शायद देश में कोई नहीं मानता है। जेल उनके पास है। जेल दिल्ली सरकार आपकी है, आप पार्टी के पास है। जेल का प्रशासन हमारे पास नहीं है। अब उनकी ही सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए। फिर भी मुझे लिख कर कुछ भेजेगी तो हम कदम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। अमित जी, लास्ट आखिरी सवाल असम से ही है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार वोटों में इजाफा हुआ है, वोट सीट का व्यवधान बढ़ेगा इस बार असम में, तो ये लोगों का कांग्रेस के प्रति मतलब खफा कांग्रेस के प्रति है, इसीलिए आपके तरफ रुझाव है या आपके कामों के? हमें नेगेटिव वोट नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार और हेमंत विश्व शर्मा सरकार के अच्छे कामों के कारण एक मजबूत पॉजिटिव वोट बैंक आसाम में जनरेट हुई है। हमारा पॉजिटिव वोट मिल रहा है, सकारात्मक वोट मिल रहा है। चलो भैया, हो गया। चलो, धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए नजर आया। और दरअसल आज की जो ये प्रेस वार्ता थी वो थी एक फेक वीडियो के मामले को लेकर जो अमित शाह का सामने आया था। और अब इस फेक वीडियो को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए अमित शाह नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ये गलत बात फैला रही है कि 400 पार करने के बाद हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, बल्कि हमने पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल धारा 370 को हटाने के लिए किया, 3 तलाक को खत्म करने के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी SC, ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। हाँ, इस आरक्षण पे अगर किसी ने डाका डाला है तो वो है कांग्रेस। मुसलमानों को आरक्षण देने की वजह से OBC का जो आरक्षण है वो कटा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
साथ ही इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मेरा और कुछ बीजेपी नेताओं का फेक वीडियो बनाकर फॉरवर्ड किया है और ये कृत्य उनकी हताशा को दिखाता है। फर्जी तरीके से जन समर्थन हासिल करने का ये प्रयास बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। जो फेक वीडियो सामने आया था उस पर हालांकि एफआईआर भी दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस लगातार उस पर पूछताछ भी कर रही है। तेलंगाना में भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से अभी हमने अमित शाह को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर भी हुए और कहा कि जिस तरीके से ये जो कृत्य सामने आया है कांग्रेस का, ये कांग्रेस की हताशा को दिखाता है। सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा थी कि जो डीप फेक वीडियो आया था, उसके बाद हमने देखा कि एफआईआर दर्ज किए गए कांग्रेस के एक पदाधिकारी के खिलाफ असम में और 5 राज्यों में एक तरह से देखें तो इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक फेक वीडियो फैला रहे हैं और उन्हें एक तरह से नहीं करना चाहिए। आप देखिए क्या कहा गया, जिसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका वास्तविक वीडियो है उसे चलाकर दिखाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या था। हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि वो ओबीसी SC ST आरक्षण के पक्ष में है और एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात तो कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ओबीसी का आरक्षण मिलता रहे। और लेकिन उन्होंने ये जो बात कही थी कि मुस्लिम आरक्षण जो आरक्षण दिया गया तेलंगाना में या फिर कर्नाटका में, हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे के अंदर सभी मुस्लिमों को ओबीसी बना दिया, उस पर बीजेपी बहुत निशाना साधती रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र, कोई प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश करती रही है और जिस तरह से कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी या फिर इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने इस तरह पहल की है, उनकी सरकार आने के बाद उन राज्यों में इस आरक्षण को खत्म किया जाएगा। यानी धार्मिक आधार पर जो आरक्षण है, जो मुस्लिमों का आरक्षण अलग से दिया गया या उसका जो प्रयास किया गया, उसको खत्म किया जाएगा। उस वीडियो को छेड़छाड़ करके उसका डीप फेक वीडियो बनाकर जिस तरह से ये प्रचारित किया गया कि उसका ठीक उलट एक बयान या उसका एक मतलब निकालकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वो वीडियो जारी किया गया, ये आरोप है। और उस पर हमने देखा कि एफआईआर भी दर्ज की गई है दिल्ली में, असम में, राजस्थान में, 5 राज्यों में। आज गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता ये फर्जी वीडियो, डीप फेक वीडियो फैलाकर भ्रम फैला रहे हैं आरक्षण के मामले में। तो बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बार बार इस बात को कहा है कि वो SC ST OBC आरक्षण के हमेशा पक्ष में और ओबीसी को मजबूती देने का काम, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम, नीट में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने का काम, ओबीसी के हित में तमाम कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकारों ने किया है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। देखिए यहाँ 2 मुद्दे बहुत बड़ी बात आती है। पहली बात हम देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देखिए उस घोषणा पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग ने उस घोषणा पत्र को बनाया है। यानी तमाम ऐसी बातें हैं जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण को बताने हुए एक तरह से कोशिश करती है कि किस हद तक कांग्रेस पार्टी गई है। हम जानते हैं कि सैम पित्रोदा का जो एक वीडियो आया था, उसमें जिस तरह से एक कहा गया था विरासत कर की बात की गई थी, और उससे पहले आप जाएं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ बयान अब सामने जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जब उन्होंने संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को देने की वकालत की थी, और जो पहल उस पर लेकर जो एक तरह से हुई, एक तरह से देखें रंगनाथ मिश्रा कमेटी मैंने जो उस वक्त सिफारिश की थी आरक्षण को लेकर, इन सब का जिक्र हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी बहुत जोर शोर से कर रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। और वो दरअसल आरक्षण को लेकर बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते हैं और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। उसका एक पूरा सिलसिलेवार तरीके से जवाब वीडियो जारी करके, वास्तविक वीडियो जारी करके, और जो फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसे कई कांग्रेस नेताओं ने अपने हैंडल से ट्वीट किया या फिर प्रसारित किया, ये आरोप है, उसको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शाया गया है। तो सिलसिलेवार तरीके से कई और जवाब दिए गए हैं। राहुल गांधी पर जब सवाल पूछा गया तो ये कहा गया कि वो कंफ्यूजन में है, वो अपनी परंपरागत सीट छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। वायनाड से हम सब जानते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, केरल से, अमेठी से पिछला लोकसभा चुनाव हारे थे। अभी तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। वो एक मुद्दा जिस पर आज हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब दिया गया। इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे हैं
जिस पर बहुत बेबाकी से गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में अपनी बात रखी है। तो एक बहुत एक तरह से कहें बीजेपी की तरफ से तमाम मुद्दों पर स्थिति साफ की गई है। बताएं, कुछ और पूछना चाहते हैं? बिल्कुल शैलेंद्र, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब वाकई देखना होगा कि इस पर कांग्रेस किस तरीके से अपना जवाब देती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस फेक वीडियो का जिक्र अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उस पर दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब भी किया है। रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा कि वो डरने वाले नहीं है। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह की ओर से आरक्षण पर दिए गए बयान को छेड़छाड़ करके उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था और उस फेक वीडियो को मंत्रालय की ओर से गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है और इस वक्त 5 राज्यों में इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने किन्नौर में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर सीधा निशाना साधा। प्रचार अभियान के दौरान कंगना हिमाचली वेशभूषा में भी नजर आईं। हमने गरीबी भी देखी है और हमने गरीब भी देखा है। हमारा दिमाग आसमान में नहीं उड़ता है, हम लोग जमीन पे रहकर काम करने वाले लोग हैं। इस पार्टी ने मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, अवश्य ही उन्हें लगा होगा कि हिमाचल के लोग अपनी बेटी को नीचे नहीं आने देंगे और ये इसे इतने भारी मात्रा में वोट देके लोकसभा पे पहुंचाएंगे और वहां पर मैं आपका डाकिया बनकर, आपकी आवाज बनकर, आपका हर संदेश वहां लेके जाऊंगी। तो मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह भी कंगना के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रही हैं वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। विक्रमादित्य ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वो हिमाचल के मुद्दों और अपने विजन को लेकर उनसे खुली बहस करें। उनकी जो भाषा शैली है, आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि वो यहां पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है। और वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी लगातार जारी है। विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के YSRCP उम्मीदवार शेख आसिफ ने डोर टू डोर चुनाव अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से मिलकर पार्टी के कामकाज का भी उन्होंने जिक्र किया। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस वक्त जोरों पर चल रहा है। नेल्लौर सिटी विधानसभा क्षेत्र से TDP उम्मीदवार पोंगरू नारायण ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया है। डोर टू डोर अभियान के तहत पोंगुरु नारायण ने लोगों से बातचीत की। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही एक ही चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होना है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अमेठी में चुनाव में हारने के बाद राहुल वहां से गायब हो गए और वायनाड में भी ऐसा ही हो रहा है। साथ ही उन्होंने देश में मोदी की लहर चलने की भी बात कही। क्या कुछ कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। मोदी में माहौल हो चुका है, भाजपा में माहौल हो चुका है,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर से बराबरी से मोदी जी के लिए रिस्पांस आ रहा है। मैं एक तरह से ये मान कर चलता हूँ कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के एक बार फिर सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। याद करो पुरानी अमेठी को, राहुल गांधी हार के भागे कि नहीं भागे, और अभी भी वायनाड से भागने क्यों सोच रहे हैं? तो उनके मन में डर है ना। तो ये मोदी जी का प्रचंड एक तरह से जनाधार है, जनता की लोकप्रियता है कि वो लगातार अपना विजय अभियान जारी रख रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक कुल 16.68% वोटिंग भी हो चुकी है। उखरुल जिले में 5 मतदान केंद्रों और सेनापति में 1 मतदान केंद्र पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित भी हैं। दरअसल हाल ही में मतदान केंद्रों पर हिंसा और ईवीएम को क्षति पहुंचाने की घटना सामने आने के बाद में आयोग ने इन 6 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया था। चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि मतदान की ये पूरी प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। देश में जारी लोकसभा चुनाव में समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। 2 चरणों में देश के कोने कोने में हुए मतदान में देशवासियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का टशीगंग है। टशीगंग समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टशीगंग पर कुल 52 मतदाता हैं, जिसमें 30 पुरुष और 22 महिलाएं हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में इस मतदान केंद्र पर पहली बार मतदान हुआ था। खास बात यह है कि टशीगंग के इस मतदान केंद्र में लगातार 3 बार 100% मतदान हुआ है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 2 राज्यों में उनकी 4 रैलियां होंगी, जिसमें से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ही उनकी 3 रैलियां हैं और उसके बाद में वो तेलंगाना जाएंगे और वहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारे गगनयान को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि डीडी न्यूज गगनयान को लेकर एक सीरीज चला रहा है और इस सीरीज में आज क्या कुछ खास है आपको बताते हैं। तो गगनयान सीरीज के आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्रा का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। अंतरिक्ष यात्राएं करना आखिर क्यों एक बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जाता है, और इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री धरती पर आने के बाद खुद के पैरों से क्यों नहीं चलते हैं? इसकी असली वजह वैज्ञानिकों ने बता दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहता है तब वहां लगभग 90% कम गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन जब वो धरती पर लौटता है तब उसे अचानक से गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। अंतरिक्ष में रहते हुए वैज्ञानिकों को अपने भार का भी अनुभव नहीं होता, लेकिन जब धरती पर लौटते हैं तब उन्हें अपने शरीर का भार अनुभव होता है और वो अपने मसल्स को अच्छे से गति नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में कई दिन बिताने पर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पांव और रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर चलने, बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं,
मोटर के साथ साथ उनकी कॉग्निटिव स्किल पर भी असर पड़ता है। स्पेस में आप वेटलेसनेस फील किया ना, ये चीज़ आप भी देख सकता है। सपोज आप एक स्विमिंग पूल में आधा घंटा स्विम कर दिया, स्विमिंग ख़त्म करके आप ऊपर आने के समय आपका पैर नहीं चलता है ना कुछ टाइम के लिए ना, 1-2 मिनट लगता है ना आपको सीधा खड़ा होने के लिए। उसी तरह आप उधर वेटलेस में था, तो धरती में आने के समय कुछ टाइम आपको लगेगा आप वापस ये आने के लिए। इसलिए एक्चुअली वो एस्ट्रोनॉट को बोल सकता है दैट वापस बाहर नहीं आ जाओ, अंदर ही बैठो। सो ये पैडल बोट में जाएगा ना, वो पैडल बोट में जाने का आदमी हम बच्चों को उठाता है ना, उसी तरह वो एस्ट्रोनॉट को उठ के पैडल बोट में रख आएगा, देन शिप में ट्रांसफर करेगा। पाया गया कि ज्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे हैं, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 नाम से एक साइको सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटने के बाद और वहीं भारत के तीव्र आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर केंद्रित 2 दिवसीय खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के मकसद से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों को CRM के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने और भारत के आर्थिक विकास व सतत विकास से जुड़े उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, आपसी जुड़ाव और उपकरणों की सुविधा प्रदान करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में खान मंत्रालय के सचिव वेल कांता राव ने खनिज नीलामी प्रगति, CRM इकोसिस्टम के विकास के लिए नीतिगत प्रोत्साहन और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक व पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी समाधानों की प्रगति से जुड़े मंत्रालय के काम को साझा किया और भारत में खनिजों के भविष्य पर प्रकाश डाला। 390 survey projects we are taking up in the new financial year, that is 24-25. 50% of them, 190 out of those 390 are for critical minerals. They are for graphite, they are for molybdenum, they are for lithium, they are for cobalt, nickel, so on and so forth. सत्र के दौरान MOU का आदान प्रदान भी किया गया, जिसके बारे में शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर विवेक चंद्रन ने जानकारी दी। शिखर सम्मेलन का फोकस 8 प्रमुख खनिज ग्लूकोनाइट, पोटाश, लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तत्व, क्रोमियम, प्लैटिनियम समूह, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम पर है, जो व्यवसाय से व्यवसाय सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करेंगे। शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी के रूप में उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधि, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारक भाग ले रहे हैं। DD न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और ब्रेक के उस पार देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।